एवरीवन, आज का ये वीडियो डी यू फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। चाहे वो रेगुलर का स्टूडेंट हो या फिर सोल का स्टूडेंट हो। आज हम बीए प्रोग्राम तथा और भी स्टूडेंट जिनके पास हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 से 1947 का सब्जेक्ट है, इसके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तथा उसके पैटर्न तथा उसके सॉल्यूशन किस प्रकार के होने चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले देखें तो ये हमारा पहला क्वेश्चन पेपर है जो कि सॉल्व का है 2025 का। इसके अलावा मैंने एक रेगुलर के स्टूडेंट्स का भी क्वेश्चन पेपर भी लाया हूँ इस वीडियो में, जो कि ये 2025 के रेगुलर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन पेपर है। आज हम दोनों के पेपर को लिखने वाले हैं, जो कि दोनों पेपर का स्ट्रक्चर और पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है। आज हम इसके ऊपर देखने वाले हैं और मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से ये दोनों सेम हैं। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। हम पहले सोल से शुरू करते हैं, फिर रेगुलर वालों को देखेंगे। तो हम देखें तो इसका यूनिक पेपर कोड ये हो जाएगा 2312203601, जो कि 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का। पहले मैंने 4 सेमेस्टर बोल दिया, सॉरी उसके लिए। ये 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर है। तो अगर स्ट्रक्चर को देखें तो इसके मैक्सिमम मार्क्स 90 नंबर का पेपर होता है ये। सबसे पहले आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो उसके रोल नंबर को आपको सबसे पहले टॉप पे लिखना होता है। इस जगह पे रोल नंबर लिखना होगा, इस जगह पे आपको रोल नंबर लिखना होगा अपना। और उसके बाद बाकी इंस्ट्रक्शंस को देखें तो इसमें से टोटल आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 8 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। और जितने भी क्वेश्चन आपको करेंगे, यानी सारे जितने क्वेश्चन दिए गए हैं सबके जो मार्क्स है वो इक्वल हैं, यानी कोई भी 4 क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर सकते हैं करने के लिए। इसके अलावा आप इसका सॉल्यूशन इंग्लिश या हिंदी किसी भी एक लैंग्वेज दे सकते हैं, परंतु पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको सेम लैंग्वेज में देना होगा। अगर हम इसके पहले क्वेश्चन को देखें तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी भारत में आर्य समाज ने पहचान से जुड़ी जागरूकता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यानी इस क्वेश्चन में जो 19वीं शताब्दी में भारतीयता की पहचान को लेकर आर्य समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी के बारे में बताना है, उनकी भूमिका क्या थी। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम आर्य समाज को देखें तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में की थी तथा उन्होंने वेदों के पुनः प्रसार या वेदों के और लौटो का नारा भी दिया था। अब इस समाज की भूमिका को देखें तो उसकी भूमिका विभिन्न प्रकार से थी। जैसे वेदों की और लौटो की बात कही, जिसने कहा कि जो हिंदू धर्म है उसमें कर्म कांडों के बजाय वेदों की बातों को मानना चाहिए और यज्ञों वगैरह यज्ञों को बाकी कर्म कांडों के मुकाबले अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। शुद्धि आंदोलन, जिसके अंतर्गत हिंदुओं को अपने मूल धर्म विधि को अपनाना चाहिए, यानी वेदों के अंतर्गत जो तरीके बताए गए उनको पालन करना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक सुधार, सामाजिक सुधार की बात की जाए तो छुआछूत का विरोध, स्त्री शिक्षा का विरोध, जाति प्रथा इत्यादि का आर्य समाज ने विरोध किया था। इसके अलावा उन्होंने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का काम किया ताकि वो राष्ट्रीय रूप से संपर्क भाषा के रूप में काम कर सके। इसके अलावा अगर जो भारतीयता की पहचान के लिए आर्य समाज ने जो काम किया उसकी चुनौतियों को देखें तो 19वीं शताब्दी में भारत में जब ब्रिटानी उपनिवेशवाद यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद था तो उस समय सामाजिक धार्मिक ठहराव का दौर था। इस कारण से कई समस्याएं हुई और इन सब बातों को लेकर के हिंदू धर्म एक संगठित और प्रगतिशील पहचान के विकास को ध्यान दे सके, इसलिए इन सब बातों को ध्यान दिया गया जो मैंने बताया कि भूमिका को। इसके साथ ही अगर हम विचारने में पहले को देखें तो अन्य समुदायों से अलगाव और सांप्रदायिक तनाव समावेशता, ये इसके नकारात्मक पहलू थे आर्य समाज के। इसके अलावा समग्र रूप से आर्य समाज ने पहचान चेतना को आकार दिया, लेकिन इसके प्रभाव के सकारात्मक और जटिल दोनों पहलुओं को समझना महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी भारत में सुधारवादी पुनरुत्थानवादी आंदोलन ने जेंडर की व्याख्या एक महत्वपूर्ण सामाजिक वर्ग के रूप में करी गई। यानी कि जो सुधारवादी थे और पुनरुत्थानवादी थे, इन दोनों ने जेंडर की व्याख्या किस रूप में करी? एक सामाजिक वर्ग के रूप में करी। उसके दोनों के विचारों के अंतर करते हुए या फिर दोनों के साथ में बताना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर किस प्रकार से हो सकता है। 19वीं शताब्दी भारत में सुधारवादी बनाम पुनरुत्थानवादी। देखें, सुधारवादी जो आंदोलन था ये प्रगतिशील दृष्टिकोण था। इसके प्रतिवर्तक में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इत्यादि आ जाएंगे। इन्होंने महिला शिक्षा पर जोर दिया, तर्क आधारित शिक्षा पर जोर दिया। इसके अलावा सती प्रथा के उन्मूलन की बात कही और मानवतावादी मूल्यों की रक्षा करने की बात कही। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और सामाजिक असमानता को भी चुनौती दी। जबकि पुनरुत्थानवादी आंदोलन को देखें तो उन्होंने परंपरागत मूल्यों की बहाली की बात कही, वैदिक शिक्षा को पुनर्स्थापना की बात कही, जिसमें जैसे कि दयानंद सरस्वती आ जाएंगे महत्वपूर्ण। महिलाओं के सांस्कृतिक रक्षक की भूमिका और संस्कृति की और धर्म के संरक्षक की बात कही। आदर्श भारतीय स्त्री की अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की, जिसमें पारंपरिक परिवार मूल्यों को समर्थन दिया। इसके अलावा इनके कुछ असमानताएं भी थी। समानताएं और असमानताएं देखें तो इन दोनों की साझा चिंता महिलाओं की स्थिति थी। दोनों ने माना कि महिला अधिकारों को सुधार आवश्यक है। और इसके अलावा अंतर को देखें तो भिन्न दृष्टिकोण में परिवर्तन तथा पुनर्स्थापना। सुधारवादी आधुनिकता चाहते थे, जबकि पुनरुत्थानवादी परंपरा की पुनर्स्थापना चाहते थे। यहाँ पे दोनों अलग थे। दोनों ने भारत में महिला चेतना की नींव रखी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, 20वीं शताब्दी भारत में विकसित हो रहे औद्योगिकरण पर एक वर्णनात्मक निबंध लिखें। यानी कि जो भी शताब्दी में भारत में औद्योगिकरण हो रहा था या जो भी औद्योगिकरण की स्थिति थी उस पर एक निबंध लिखना है। चलिए देखते हैं इसका किस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो 20वीं शताब्दी में भारतीय औद्योगिकरण को हम 3 चरणों में बांट कर देख सकते हैं। जैसे प्रथम चरण, जिसे हम ब्रिटिश युग कहते हैं, इसके दौरान ब्रिटिश नीतियां और स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव रहा। प्रमुख उद्योग कपड़ा, जूट और इस्पात जैसे टिस्को वगैरह स्थापित हुए। उसके अलावा प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का भी उत्प्रेरक प्रभाव इस समय काम कर रहा था। इसके अलावा द्वितीय चरण में देखें तो वो था नियोजन का युग, यानी स्वतंत्रता के बाद का 1947 से 1991 के टाइम का। इसमें इस बीच पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका रही। भारी उद्योगों पर जोर दिया गया, जैसे भिलाई जैसे इस्पात उद्योग स्थापित किए गए, दुर्गापुर इस्पात उद्योग इत्यादि स्थापित हुए। जबकि आयात प्रतिस्थापन नीति और सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक प्रोत्साहन दिया गया। जबकि तीसरे और अंतिम चरण को देखें तो इसमें इसको सुधारवादी और आधुनिकतावादी कहा जाता है, क्योंकि इस समय उदारीकरण पर जोर दिया गया, एलपीजी रिफॉर्म। तो तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में आ जाएगा सुधार और आधुनिकता का युग, जो कि 1991 के आर्थिक सुधार के बाद आया, जिसमें एलपीजी रिफॉर्म किया गया, जैसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान आईटी और सेवा क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ और वैश्विक बाजार में एकीकरण और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला। भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी वो विश्व के लिए खोली गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते भारत में विकसित हो रहे प्रारंभिक राष्ट्रवाद उस समय की अपनी उपज थी, वर्णन करें। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। जो 19वीं शताब्दी थी उस दौरान जो भारत में आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों में एक राष्ट्रवाद जो था वो अपनी रूपरेखा स्वयं तय कर रहा था। जैसे कि उसमें कुछ भारत जो था विविधता वाला देश है, विविधता में एकता को समायोजित करते हुए ऐसी अनेक विशेषताओं को समायोजित करते हुए राष्ट्रवाद का उदय हुआ। जबकि जो राष्ट्रवाद की जो पारंपरिक अवधारणा थी वो कहते थे कि एक जैसे समूह के लोग मिलकर राष्ट्र बनाते हैं और उनमें राष्ट्रवाद होता है, जबकि भारत इससे एक अलग अलग रूपरेखा प्रस्तुत कर रहा था। उसी के बारे में आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के ऊपर एक लेख लिखे। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के ऊपर हमें लिखना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं हम।
तो अगर इसको देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, इसकी शुरुआत कई कड़ियों से देखी जाती है। जैसे अगर देखा जाए तो नमक सत्याग्रह होता है, जो जिसे दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। गांधी जी ने 1930 में साबरमती में साबरमती से दांडी के लिए पदयात्रा की, और उन्होंने दांडी में जाकर नमक कानून को तोड़ा, जिसे दांडी मार्च कहा जाता है। इस कानून को तोड़ा, नमक कानून। उसके बाद उन्होंने जो आंदोलन का प्रसार करते हुए उसे विविध रूप दिया, जैसे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराब दुकानों का विरोध किया, कर ना देने का आंदोलन किया, और इसके अलावा महिलाओं की इन आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी बढ़ी, जैसे कि सरोजिनी नायडू। उसके बाद ये सब 1930 से 31 तक हुआ। फिर 1931 में होता है गांधी इरविन समझौता। और गांधी इरविन समझौता के दौरान इससे पूर्व 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। उसके अलावा कई बार इन संदर्भों में जो आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है, समझौते होते हैं। फिर उसके बाद फिर दोबारा से पूर्ण रूप फिर से इस आंदोलन को फिर से चलाया जाता है। जब आंदोलन को दोबारा शुरू किया गया तो इस आंदोलन को फिर 1934 में आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। इस आंदोलन के महत्व को अगर देखें तो इसने राष्ट्रीय चेतना को वृद्धि की। इसके अलावा ब्रिटिश सत्ता के प्रति एक चुनौती के रूप में सामने आया, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक आधार के रूप में इसने काम किया। ये सब इसके मुख्य पहलू थे। इसी प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन के ऊपर हमें एक निबंध के रूप में क्वेश्चन में लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथी आंदोलन के योगदान अभूतपूर्व था। यानी वामपंथी जो लेफ्ट मूवमेंट था, उसके महत्व को बताना है कि उसका क्या योगदान था। ठीक है, चलिए इसके आंसर को देखते हैं। अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथी आंदोलन के योगदान को देखें तो प्रमुख योगदान और प्रभाव को देखते हैं अभी हम। तो उसमें मजदूर और किसानों के आंदोलन को मजबूत किया इसने, जैसे कि AITUC की स्थापना की, किसान सभाओं का आयोजन किया। पूर्ण स्वतंत्रता की शुरुआती मांग वामपंथी नेताओं के द्वारा ही किया गया, जैसे कांग्रेस के भीतर पूर्ण स्वराज के लिए दबाव बढ़ाना इत्यादि इनके द्वारा किया गया। और समाजवाद और कट्टरपंथी विचारों का प्रसार किया, समाजवादी विचारों का इन्होंने प्रसार किया विशेष रूप, जैसे भूमि सुधार, आर्थिक समानता, योजनाबद्ध विकास इत्यादि को महत्व दिया। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो वैचारिक और संगठनात्मक पहलू को देखें तो इसके द्वारा जो वामपंथी आंदोलन था, इसने कांग्रेस के नीतियों पर प्रभाव डाला, जैसे कांची प्रस्ताव 1931 में सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव पर आकार देना, जन लामबंदी और जागृति, मजदूरों, किसानों और युवाओं को राजनीतिक रूप से जागरूक किया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय उपनिवेशवाद का विरोधी के रूप में वामपंथी आंदोलन उभर के सामने आया। इसने विशेषकर साम्राज्यवादी ताकतों का बढ़ चढ़कर विरोध किया और सामाजिक न्याय की शुरुआती नींव रखी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, 1947 में भारत का विभाजन अपरिहार्य था, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि जो 1947 में भारत का विभाजन हुआ और 2 राष्ट्र बने, भारत तो अपना स्वयं राष्ट्र था ही, इसके अलावा जो एक अलग राष्ट्र जन्म हुआ जिसका हम पाकिस्तान कहते हैं, इस पाकिस्तान का जो बनना था, क्या ये अपरिहार्य था? इसे टाला नहीं जा सकता था? आखिर ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण पाकिस्तान का जन्म हुआ या भारत का विभाजन हुआ, उसे नहीं टाला जा सका? इस कथन से आप सहमत हैं या नहीं, इस संबंध में बात करनी है। ठीक है, तो अगर विभाजन की पृष्ठभूमि से देखें तो उस समय पर इसमें आप मुस्लिम लीग के बारे में लिख सकते हैं। इसके अलावा उस समय भारत में हो रहे दंगे, इसके अलावा अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, ये सब कुछ, इन सब बातों के बारे में आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन का स्ट्रक्चर इस प्रकार का है कि इसमें आपको
टोटल 4 टॉपिक दिए जाएँगे, जिसमें से कोई भी 2 टॉपिक पर आपको लिखना है। आप उनमें से इन चारों में से कोई भी 2 टॉपिक चुन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 टॉपिक हैं, बहावी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, बंगाल का विभाजन और क्रिप्स मिशन। जैसे कि चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में हुआ उसके बारे में लिख सकते हैं, बहावी आंदोलन के बारे में लिख सकते हैं, या बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ, इसके बारे में आप लिख सकते हैं, और क्रिप्स मिशन जो कि 1943 में भारत आता है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो सोल होता है और रेगुलर, इन दोनों के क्वेश्चन पेपर लगभग सेम होते हैं। उसको मैं प्रूव भी करवाया था, कि हमने भी अभी सोल के क्वेश्चन पेपर को देखा। ये हम रेगुलर के स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूँ कि इनके लगभग क्वेश्चन सेम कैसे होते हैं। ये 2025 के क्वेश्चन है दोनों। अब देखते हैं, लगभग स्ट्रक्चर भी सेम ही है, इंस्ट्रक्शन सेम ही है, 4 क्वेश्चन टोटल करने होते हैं, मार्क्स सबके इक्वल होते हैं, इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चंस को देखें तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की विभिन्न धाराएं क्या थी, जो कि मैंने पहले देखा था, जो हमने पहले उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती या अन्य लोगों की बात करी थी, उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है, सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा औपनिवेशिक भारत में जाति विरोधी आंदोलन उठाए गए प्रमुख मुद्दे क्या थे, ज्योतिबा फुले अम्बेडकर के बारे में सकते हैं, इससे जुड़े टॉपिक भी हमने ऊपर लिखे थे। इसके अलावा मैं आपको दिखा भी लेता, कोई नहीं, जैसे कि 19वीं से 20वीं सदी के पूर्वार्ध के दौरान भारत में महिलाओं की स्थिति पर एक निबंध लिखे। इस क्वेश्चन को आप सीधे-सीधे जोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन से, जो मैंने पहले दिखाया था आपको, कि जो पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिखाया था मैंने, दिखाता हूँ एक सेकंड। जैसे कि ये क्वेश्चन था, 19वीं सदी में जेंडर की व्याख्या, जो मैंने पहले बात की थी, ये लगभग सेम ही क्वेश्चन है। इसके अलावा जो समाज की पहचान से जुड़ी टॉपिक है, ये भी उसी में था। लगभग क्वेश्चन में भाषा बदल गई है, लेकिन क्वेश्चन लगभग हर साल सेम ही रिपीट होते हैं। लगभग 5 क्वेश्चन तो सेम रिपीट हो ही जाते हैं, जिससे कि आपको, अगर इस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कि हमने राष्ट्रवाद की बात की थी, आर्थिक राष्ट्रवाद पूछा गया है यहाँ पे, नरमपंथी और गर्मपंथी के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। इसके अलावा गांधीवादी आंदोलन, या फिर भारत में सांप्रदायिकता, जो कि भारत के विभाजन की बात करी थी मैंने, विभाजन वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ है ये। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका 8वां क्वेश्चन में इसमें 4 टॉपिक पूछे गए हैं, जिनमें से किसी दो पे लिखना है हमको, चाहे सुभाष चंद्र बोस और उनकी जो सेना थी INA, उसके बारे में लिख सकते हैं, या सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत, या भगत सिंह, या भारत छोड़ो आंदोलन। इन चारों में से किसी भी 2 टॉपिक पे हम लिख सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारा इस क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।